Assalamu alaikum. Today our topic is osteoporosis. What is osteoporosis? Osteo mean bone and process mean pores, यानी बोन के अंदर पोर्स का बन जाना या बोन्स का खोखला या बुरबुरा या कमज़ोर हो जाना ओस्टियोपोरोसिस कहलाता है। ओस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और इसमें हड्डियों के फ्रैक्चर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है एक सेहतमंद हड्डी के अंदर शहद के छत्ते की तरह छोटी छोटी जगह होती हैं। जब कोई ओस्टियोपोरोसिस से मुतासिर होता है तो इन खाली जगहों का साइज़ इतना बढ़ जाता है कि हड्डी अपनी ताकत को खो देती है। इसके साथ ही हड्डी का बाहर वाला हिस्सा पतला और कमज़ोर हो जाता है। उसका पतला और कमज़ोर होने की वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो सकती है। ओस्टियोपोरोसिस को बेसिकली एक खामोश बीमारी के तौर पर भी बयान किया जाता है, यानी इसको साइलेंट डिसीज़ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई साइन और सिम्टम्स शो नहीं होते। हड्डी के टूटने के बाद ही इसमें जो है वो दर्द का वाजिया होता है। 1994 के मुताबिक इससे पहले जो है वो ओस्टियोपोरोसिस को अगर देखा जाए तो इसको कोई मर्ज नहीं समझा जाता था, लेकिन 1996 में जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर आगाही दी जा रही थी, अवेयरनेस दी गई और प्रॉपर इसका नेशनल ओस्टियोपोरोसिस डे भी मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जा सके। ये नेशनल ओस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक ये दुनिया में दिल के अमराज के बाद दूसरा बड़ा मर्ज है, यानी इतना डेंजरस किस्म का जो है वो डिसीज़ है। ओस्टियोपोरोसिस इज़ अ हेल्थ कंडीशन दैट वीकन्स बोन्स मेकिंग them fragile and more likely to break, a condition in which there is a decrease in the amount and thickness of bone tissue. Next are types of osteoporosis. There are two types of osteoporosis which are primary osteoporosis and secondary osteoporosis. प्राइमरी ओस्टियोपोरोसिस को टाइप 1 ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है और सेकेंडरी को टाइप 2 ओस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है। टाइप 1 के अंदर फर्दर इसकी डिवीजन आ जाती है जिसमें आ जाती है पोस्ट मेनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस एंड सिनाइल ओस्टियोपोरोसिस। पोस्ट मेनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस के अंदर बेसिकली ये इफ़ेक्ट्स करता है ह्यूमन्स को, यानी ह्यूमन रिलेटेड इसके अंदर जो होती हैं वो डिसीज़ आ जाती हैं, जैसे कि ओवर एक्टिव ओस्टियोक्लास्ट हो जाता है, यानी इसके अंदर जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उसकी जो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सेकेंड है हमारे पास सिनाइल ओस्टियोपोरोसिस। सिनाइल ओस्टियोपोरोसिस के अंदर जो बोन फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है वो लूज़ हो जाती है ओस्टियोब्लास्ट के अंदर, और ये इफ़ेक्ट करती है सेक्सुअस पे और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे, यानी इसके अंदर अंडर एक्टिव ओस्टियोक्लास्ट हो जाती है, यानी इसकी एबिलिटी जो होती है वो अंडर लॉस हो जाती है, ये लॉस फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑडियोपैथिक जो होता है ना, बेसिकली ये लेस कॉमन होता है और ये अफेक्ट्स करता है यंग पीपल्स को या यंग चिल्ड्रंस को, लेकिन ये अननोन कॉजेज़ की वजह से होता है, ये अगर होता है। सेकेंड टाइप है हमारे पास सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस। सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस जो होती है ये कुछ फैक्टर्स के साथ एसोसिएट होती है जिसके अंदर जो होती है वो बोन की डेंसिटी इंडिविजुअल के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशनल हार्मोन्स, ड्रग्स, डिसीज़, स्मोक वगैरह, इसकी कुछ कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से ये जो होती है सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस कॉज हो जाती है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। फर्स्ट है जेनेटिक्स यानी फैमिली हिस्ट्री, यानी हाइटेंसली ये फर्दर जो होता है ये हो सकती है। एजिंग यानी नेचुरल जो बोन्स है वो लूज़ करती हैं विद एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वो बोन्स जो होती हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है ओबेसिटी। नेक्स्ट है स्मोकिंग। उसके बाद है हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर क्या होता है कि मेनोपॉज़ल के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन के अंदर एंड्रोपोज जो होता है उसका लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो देता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं। उसके बाद ये कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन और एब्जॉर्प्शन जो होती है जिस अमाउंट में हमें रिक्वायरमेंट होती है उससे बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जब डेफिशिएंसी होती है तो वो उसकी वजह से जो होती है ये ओस्टियोपोरोसिस कॉज हो सकती है। उसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ गया। मेडिकल कंडीशन में बेसिकली कुछ डिसीज़ हो सकती हैं, जैसे आर्थराइटिस हो सकता है या किडनी डिसऑर्डर हो सकता है या ऐसी कोई भी डिसीज़ या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज़ हो सकती है या फिर थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है।
नेक्स्ट है मेडिकल कंडीशन में ये हो गया। उसके बाद है लेक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर। लेक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रिशन विटामिन डी की जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इस वजह से जो होती है वो सनलाइट एक्सपोजर के लेक की वजह से भी हो जाती है। और इसका एक और फैक्टर भी होता है पुअर न्यूट्रिशन, यानी जब हमारी बॉडी के अंदर इंटेक जो होता है कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत कम होता है, ये पुअर न्यूट्रिशन होती है, तो तब भी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज होती है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। सिम्टम्स के अंदर हमारे पास आता है बैक पेन यानी कमर का दर्द, लॉस ऑफ हाइट यानी हाइट का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, शॉर्ट पोस्चर यानी हरकत में जो होती है वो कमी हो जाना यानी हरकत सही से ना होना, फ्रैक्चर्स हो जाना, वीकनेस हो जाना, लिमिटेड मोबिलिटी यानी ज़्यादा जो है वो नकलो हरकत ना हो सके। उसके बाद क्रॉनिक पेन हो सकती है, डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सारी कुछ सिम्टम्स हैं जिसके अंदर शॉर्ट पोस्चर हो जाता है यानी जिस्म जो होता है वो मतलब उसके अंदर हरकत होना कम हो जाती है, लिमिटेड मोबिलिटी हो जाती है, डेंटल प्रॉब्लम्स वगैरह इसके अंदर सिम्टम्स में इन आ जाती हैं। नेक्स्ट पिक में जो है वो हमारे पास हेल्दी बोन भी हमें नज़र आ रही है जिसके अंदर कुछ पोर्स होती हैं, लेकिन आगे लो बोन डेंसिटी हो रही है जिसके अंदर पोर्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो वो जो है वो हमारे पास उसके अंदर क्या होगी, लो बोन डेंसिटी होगी, यानी उनको जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका ट्रीटमेंट आ जाता है, हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अगर किसी की ऑस्टियोपोरोसिस है तो वो सबसे पहले डाइटरी चेंजेस आती हैं, ये डाइट को अच्छा करके जिसके अंदर हम विटामिन डी का इंटेक करेंगे, हम कैल्शियम का इंटेक अपना जो है वो बढ़ा देंगे, या कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं बायोफॉस्फेनेट्स उनका जो है वो यूज़ करके। एक्सरसाइज आ गया, उसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकती हैं, फॉल्स प्रिवेंशन, सप्लीमेंट्स, कुछ सप्लीमेंट्स के अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर होते हैं वो बायोफॉस्फेनेट्स होते हैं, कैल्सिटोनिन्स वगैरह होते हैं। मेडिकेशंस होगी क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल, यानी स्मोकिंग और अल्कोहल को रोक कर या उसको जो है वो बिल्कुल कम करके तो हाँ इसको ऑस्टियोपोरोसिस को हम ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं तक इसका हद तक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रिवेंशन के अंदर सबसे पहला है मेंटेन करना है हेल्दी डाइट की, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से होता है। जब हमारे पास हेल्दी डाइट होगी, हेल्दी वेट होगा, तो इसकी हम क्या कर सकेंगे, प्रिवेंशन कर सकेंगे। अब हेल्दी डाइट के अंदर हमारे पास ऑल एसेंशियल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और अमाइनो एसिड्स वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली। डोंट स्मोक एंड अल्कोहल, स्मोक और अल्कोहल नहीं करना। मेंटेन है हेल्दी वेट, सेम वही चीज़ है। मैनेज क्रॉनिक कंडीशंस, गेट इनफ स्लीप, लेस स्ट्रेस को भी कम करना है जिसकी वजह से हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स लेने हैं कैल्शियम और विटामिन डी के, रेगुलर चेकअप होना चाहिए, आगे फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट ये हमारे पास प्रिवेंशन होगी। नेक्स्ट है डायग्नोज, हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को। तो इसके लिए जो होता है वो डेक्सा स्कैनिक टेस्ट होता है, जिस टेस्ट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही होती है बोन्स की, किस तरीके से हो रही होती है वो सारी पता चल जाती है। बोन्स को कोई मसला है तो इस टेस्ट के ज़रिए सारी रेशो, ये सारी बोन डेंसिटी का पता चल जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोपिनिया है, ऑस्टियोब्लास्ट है, जो भी फर्दर ऑस्टियोपोरोसिस का जो भी है तो वो इससे पता चल जाता है। उसके बाद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, बायोकेमिकल टूल्स है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। साइड पे एक ब्लॉक बना हुआ है जो कि +1 से 0 के अंदर जो हमारे पास रेशो आती है उसी डेक्स्ट्रा स्कैन के अंदर, तो वो नॉर्मल बोन डेंसिटी होती है। अगर ये 1.0 से 2.0 2.5 तक जाती है तो लो बोन डेंसिटी हो जाती है, और 3-4 तक जाती है तो उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस अकर हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। डाइट कौन सी लेनी चाहिए, कैल्शियम रिच फूड्स लेने चाहिए जिसके अंदर हमारे पास कैल्शियम रिच डाइट हो सकती है, सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, मिल्क वगैरह इसके अंदर ऐड हो सकता है। उसके बाद विटामिन डी रिसोर्सेज आ सकते हैं, विटामिन डी रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास सनलाइट एक्सपोजर हो सकता है। उसके अलावा विटामिन डी के अंदर जो होती है बहुत सारी डाइट्स आती है, कैरेट्स वगैरह इसके अंदर ऐड हो सकती हैं। प्रोटीन रिच डाइट्स लेंगे जिसके अंदर लीन मीट प्रोटीन रिच होगा, जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। प्रोटीन रिच फूड्स लेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर सिट्रस फ्रूट्स आ जाएंगे, वेजिटेबल्स के अंदर ग्रीन लिफली वेजिटेबल्स आ जाएंगी, होल ग्रेन्स आ जाएंगे जिसके अंदर व्हीट या होल राइस आ जाएंगे। उसके बाद हेल्दी फैट्स होंगे बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे और असेंशियल होंगे, वो वाले फैट्स इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।